हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम साइंस टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कौन कौन से टाइप की फोर्स होती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ लिया था कि बैलेंस फोर्स होती है, कनबैलेंस फोर्स होती है। तो उसी के अंडर में सारी की सारी फोर्सेज आती हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में। बहुत ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना ही समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो फोर्स के जो टाइप्स होते हैं, फोर्स जो होती है आपके पास, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कई सारी फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक होती है आपके पास कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स होती है आपके पास कांटेक्ट फोर्सेस। एक आपके पास होती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। मैं यहां लिख लेता हूं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब सवाल ये होता है कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी होती है और आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी होती है। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल में चलते हैं। तो आपके पास जो कांटेक्ट फोर्सेस होती है, पहली फोर्स मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। दूसरी आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बच्चा पार्टी, नॉन कांटेक्ट में आपके पास कौन कौन सी आ जाती है, आपके पास आ जाती है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिटेल में समझेंगे, बस अभी तो हम तैयार कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज पढ़ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसमें ही आपके पास और भी आ जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। मैं और डिटेल में बता देता हूं, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये तीनों ही, ये चारों फोर्स आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स आपके पास होते हैं कांटेक्ट फोर्स। हम फोर्स को जो डिवाइड करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास कौन सा कांटेक्ट, एक आपके पास नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है, कांटेक्ट फोर्स वाली फोर्स होती है जो किसी कांटेक्ट के द्वारा, मतलब अगर आप अपनी बॉडी से या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, आप लोग, मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, फुटबॉल को आप किक करते हो, हिट करते हो, तो आप लोगों ने क्या अप्लाई किया, अपने आप से एक फोर्स अप्लाई किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया ना, ऐसे देखो मेरा भी सिंबल ऐसे बना हुआ लगाया। तो आप लोगों ने क्या किया, एक बॉल से कांटेक्ट किया, एक बॉल से कांटेक्ट किया। ठीक है, और कांटेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया। वो फोर्स जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से लगती है, दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से लगती है, वो आपके पास कौन सी होती है, कांटेक्ट फोर्सेस होती है। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, और आपके पास कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब बात करते हैं पहले मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है। मस्कुलर फोर्स का दोबारा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मस्कुलर फोर्स का पहला एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, फुटबॉल का। अब देखो ये मेरे पास एक फुटबॉल है और ये आपके पास है, आप खड़े हो यहाँ पर और इसे आप लोग क्या करोगे, हिट कर रहे हो, हिट कर रहे हो। तो किसको हिट कर रहे हो, बॉल को हिट कर रहे हो। ये आपके पास बॉल है, बॉल को हिट कर रहे हो, कौन हिट कर रहा है, आप कर रहे हो। तो ये दोनों में बीच में क्या आ गया, कांटेक्ट आ गया, मतलब एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं। भाई हिट कब करोगे, जब आप किसी से टच करोगे, हिट जब भी तो होगा, विदाउट टच तो हिट हो जाएगा इस वक्त। तो यहाँ पर जब आप किसी बॉल को हिट कर रहे हो तो आपके पास एक कांटेक्ट बना रहा है, और हिट कौन कर रहा है, आपकी मसल्स। आपके पास क्या है, मसल्स है ना, पैर में क्या है, मसल्स है, मसल्स के अंदर क्या है, हड्डियां है। ठीक है, तो मसल्स क्या काम कर रही है, उस बॉल को, फुटबॉल को क्या कर रही है, हिट कर रही है। तो वो सारी फोर्सेस आपकी किस में कहला जाती है, मस्कुलर फोर्स। और एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों ने कुएं में से पानी निकालो, कुएं में, कुआं है आपके पास, एक वेल है, और कुएं में से जब पानी निकालते हो वो क्या होता है कुएं में, देखो क्या होता है, ये आपके पास एक वेल है और ये आपके पास एक पुली है। ठीक है, और यहाँ आप लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये पुली जो आपके हाथ में, बाल्टी नीचे जा रही है पानी के लिए। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, आपने पुल किया, आप लोग क्या कर रहे हो, उस बाल्टी को पहले तो घेर दिया, पानी के अंदर घेर दिया। तो पानी के अंदर घेरने के बाद आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप उसे पुल कर रहे हो, खेच रहे हो, खेच रहे हो। तो कौन किसको खेच रहा है, आपकी मसल्स जो है, मसल्स पावर, ये मस्कुलर पावर जो है आपके पास, मस्कुलर एनर्जी जो है, आप लोगों ने उसके हाथ में क्या पकड़ रखा है, रोप पकड़ रखा है, रस्सी पकड़ रखी है। तो आप लोग उसे पुल कर रहे हो।
कौन किसको पुल कर रहा है? आप कर रहे हो रस्सी को पुल, तो फोर्स अप्लाई हो रही है। तो फोर्स कैसे अप्लाई? जब आप उस रस्सी के कांटेक्ट में आ रहे हो, बात क्लियर है, तो आप उसको पीछे की तरफ मूव करा रहे हो। तो वो सारी फोर्सेस जो आपके मसल्स के कांटेक्ट में आने के बाद लगती है, वो सारी फोर्सेस आपके पास कौन सी होती है बच्चा पार्टी? मस्कुलर फोर्स होती है। बात क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है, देखो बच्चा, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन में आने से रोकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन में आने से रोकता है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब डिटेल में समझना चाहते हैं तो समझो, देखो क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, पहले दो मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स होती है कौन सी? ये मार्कर है, ये रेस्ट पर है, ये रुका हुआ है, ठीक है, और ये मार्कर जो है, ये कार जो है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो क्या होगा, वो ऐसे जाएगी, इससे इसकी सरफेस से टच होके जाएगी। ये आपका रेस्ट पे ये रुका हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा, तो क्या होगा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब ये बताओ सोच के, अब ये बताओ, पहले ये कार हवा में थी, ठीक है, अब वो इससे टच होके जा रही है, इसकी स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? हवा में ज़्यादा होगी, या जब इससे टच होगी तब जब ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, स्पीड ज़्यादा कहाँ होगी? हवा में। जब इससे वो टच हो गई तो उसकी स्पीड कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इसकी सरफेस है ना, वो इसकी स्पीड को, इसके मोशन को रोकने का काम कर रही है। अगर रोकने का काम नहीं करती तो क्या हो जाता है, ये मोशन में रहता नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी जो फोर्स, उसकी जो स्पीड होती है, उसका जो मोशन होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये कम कैसे हुआ? अब ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब फोर्स जो जा रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, लेकिन ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? वो लगाएगा इस डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन। जब वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा तभी तो इसकी स्पीड कम होगी। अगर ये वाला जो सरफेस है वो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाता तो उसकी स्पीड क्या हो जाती? बढ़ जाती है ना। अब जैसे झूला है, झूला देखते हैं आप लोग, सर्कुलर झूला। अभी इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली और बताऊंगा। झूला होता है सर्कुलर वाला झूला, जब मैनुअली हम लोग करते हैं, बहुत सारे झूले पे आप लोगों ने देखा होगा सर्कल वाला जो होता है, मैनुअली लोग जनरेटर का यूज़ नहीं करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पहले ऐसे ही होता था, विदाउट यूजिंग यानी जनरेटर का यूज़ नहीं करते थे वो, तो अपने हाथों से करते थे। ऊपर से आता था वो उसे नीचे को करते थे, ऊपर से आता था नीचे को करते थे। अब ऊपर से भी फोर्स ऐसे लग रही, और आप लोग ऊपर से नीचे भी वो लगाता था तो भी फोर्स ऐसे लगती थी। तो इसका मतलब क्या है, तो उसको जो झूले को, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन अगर वो झूला ऊपर से आ रहा है और वो उसे ऐसे रोक रहा है, वो उसे एक एक करके ऐसे ऐसे रोक रहा है, तो क्या होगा, ये वाली जो उसे रोकने वाली फोर्स है वो ऊपर की साइड लग रही है, ठीक है, लग रही है, और जो ऊपर से नीचे वाला जो झूला आ रहा है वो ऊपर से नीचे की साइड लग रही है फोर्स। तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो उसकी स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी। तो जो चीज़ मोशन में होती है उसको रोकने के लिए, जब कोई चीज़, यहाँ पे आपके पास सरफेस है, यहाँ सरफेस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी स्पीड, उसका मोशन कम हो जाता है। वो कम किस लिए होता है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। भाई ये जो कार है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ FC, जो F वाली कार है उसका जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन जो इसकी सरफेस है वो उसके मोशन को रोकने का काम करेगी। जब मोशन को रोकने का काम करेगी, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। मैं लिख लेता हूँ FS, ये डायरेक्शन ऐसे है और ये डायरेक्शन ऐसे है। तो यही फोर्स जो किसी के मोशन को रोकने का काम करती है, वो फोर्स जो किसी के मोशन को रोकने का काम करती है, वही फोर्स आपकी कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है। क्या ये कांटेक्ट फोर्स होती है? यस, कांटेक्ट फोर्स क्यों होती है? जब ये बॉडी, ये कार सरफेस के कांटेक्ट में आई, तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगी, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में फोर्स लगी। अगर ये हवा में रहती क्या फोर्स लगती? नहीं लगती। इसी वजह से जितनी भी सारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स होती हैं, वो आपकी कांटेक्ट फोर्स होती है। बात क्लियर है ना बच्चा पार्टी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स? वो फोर्स जब कोई मोशन में होता है ऑब्जेक्ट और उसके अपोजिट डायरेक्शन में या तो सरफेस के द्वारा लगाई जाएगी या किसी और के द्वारा लगाई जाएगी,
वो जो फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन कम हो जाता है, वही फोर्स आपकी क्या कहलाती है? फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात। ठीक है, हमने मस्कुलर पढ़ लिया, हम लोगों ने फ्रिक्शनल पढ़ लिया, तो ये दोनों हो गया आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो वाली फोर्स होती है जो एक दूसरे के बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए लगती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा, ठीक है, आपके घर में सब में मैग्नेट होगी, सबके साथ आजकल बहुत सारे बच्चों को खेल होता है, सबको शौक होता है मैग्नेट के साथ खेलने के लिए। मुझे भी था, पहले हम भी खेलते थे मैग्नेट के साथ, तो आप भी खेलते होंगे। सपोज करते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। फिजिक्स लैब में आपके पास मैग्नेट है ये वाली, तो वहाँ मैं आपको शो ऑफ करूँगा कि कौन सी मैग्नेट होती है। ये आपके पास कहलाते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, इसे हम बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं, बार मैग्नेट। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके पास मैग्नेट होती है, सपोज करते हैं एक मैग्नेट ये वाली है और एक मैग्नेट ये वाली, जब इन दोनों को पास में यहाँ ला के रख देते हो, दूर से ला के रख देते हो, तो क्या होता है? उसके ऊपर फोर्स लगती है। क्या ये कांटेक्ट में आके फोर्स लगी? नहीं। आप लोग दोनों पास पास रख लो, क्या ये यहाँ पर आते ही फोर्स लगी? नहीं। वो कहाँ से लगने लगी स्टार्ट फोर्स? वो जो आप लोगों ने यहाँ रखा, मतलब दूर से ही फोर्स लग गई। तो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो एकदम से क्या होता है? या तो वो चिपक जाता है ना, दूर से ही चिपक जाता है। और अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, तो ये रिपेल करता है, वो पास पास नहीं होता। देखा होगा सबने मैग्नेट में ऐसे ही होता है। वो वाली फोर्स जब बिना कॉन्टैक्ट के द्वारा लगाई जाती है किसी मैग्नेट के द्वारा, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट के द्वारा या किसी मैग्नेट के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती है, वही फोर्स आपकी कौन सी होती है? मैग्नेटिक फोर्स होती है। वो कौन सी फोर्स होती है? मैग्नेट। एग्जाम्पल वो लेते हैं, आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इसमें दो पोल होते हैं बच्चा, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है इसमें बार मैग्नेट में। अगर मैं कोई भी कील, आयरन नेल, ये मेरे पास आयरन नेल है, आयरन नेल मतलब कील, ठीक है, कील को मैं इसके पास रख दूंगा, क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या ये कांटेक्ट में आप पास में इसके टच होने पे अट्रैक्ट हुई या दूर से अट्रैक्ट हो गई? दूर से अट्रैक्ट हो गई, मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर मैं इसके जैसा, ठीक है, अगर मैं इसके जैसा एक और, क्या होता है, एक और मैं बार मैग्नेट लेके आता हूं, अगर वो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक यहाँ देखना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये आपके पास नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये बार मैग्नेट होती है बच्चे, ऐसी होती है बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट ये जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ये भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जब दोनों सेम पोल होते हैं ना, साउथ साउथ या फिर नॉर्थ तो नॉर्थ होते हैं, अगर मैं उन्हें टच कराना चाहता हूँ तो टच नहीं होती है, उसमें रिपल्सिव फोर्स लगती है, दूर जाने वाली फोर्स मैग्नेट में होती है ना, कोई या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर दूर जाएगा, होता है। तो दूर कब होता है? जब दोनों ही सेम पोल्स होते हैं। ये साउथ पोल होता है, POLE पोल, और ये भी साउथ पोल, या फिर नॉर्थ पोल होगा या फिर नॉर्थ पोल होगा। दोनों अगर सेम पोल होंगे तो वो हमेशा दूर दूर भागेंगे। कहते हैं ना, अगर मैंने आपको एक समोसा दे दिया और आपके भाई को भी समोसा दे दिया, ठीक है, दोनों को मैंने एक समोसा दे दिया, तो क्या होगा? क्या दोनों शेयर करोगे? नहीं करोगे। सब अपने, भाई इसको भी समोसा मिला है, मेरे को भी समोसा मिला है, इसको भी साउथ पोल मिला है, इसको भी साउथ पोल मिला है। अगर नॉर्थ पोल मिलता तो भी नॉर्थ पोल मिलता, तो भी नॉर्थ पोल मिलता, तो दोनों क्या करते? शेयर ही नहीं करते। वो क्या काम करते? दूर दूर रहते हैं। लेकिन अगर एक के पास समोसा है और एक के पास कोल्ड ड्रिंक है, तो क्या काम करते? दोनों शेयर करते। एक के पास समोसा है, एक के पास कोल्ड ड्रिंक है, दोनों क्या आ जाते? पास पास आ जाते। इसी वजह से क्या होगा कि अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं एक साथ, मतलब अपोजिट होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर दोनों अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के आ जाते हैं, वो पास में आ जाते हैं। ये आपका क्या करता है? रिपेल करता है जब दोनों अपोजिट सेम होते हैं पोल, और ये आपको क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। बात क्लियर है ना? तो ये वाली फोर्सेस जो नॉन कॉन्टैक्ट के द्वारा लगाई गई या फिर मैग्नेट के द्वारा लगाई गई हैं, तो ये वाली फोर्स कौन सी होती है आपके पास? मैग्नेटिक फोर्सेज होती है। बात क्लियर है ना? ये सारी फोर्स कौन सी होती है? मैग्नेटिक फोर्सेज होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी है? पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, स्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो ही आपके पास वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। रुका हुआ चार्ज है, ठीक है, चल नहीं रहा चार्ज, रुका हुआ चार्ज है, और ये फोर्स कौन सी होती है? उसी के द्वारा, उसी चार्ज के द्वारा जो लगाई गई फोर्सेस होती है वो आपके पास कौन सी होती हैं? वो आपके पास होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है।
अब कैसे काम करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप स्केल को जब आप बालों में रब करते हो, ठीक है, ड्राई हेयर में रब करते हो, तो आप पतले से पेपर कर दो, पतले सा पेपर कर दो, तो पेपर क्या हो जाते हैं, उससे टच हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे उठ जाते हैं और चिपक जाते हैं ना। तो वही आपके पास वो चार्ज, एक के पास आता है आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। इतना समझ लो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्केल से जब आप अपने बालों में रब करते हो तो चार्ज आ जाते हैं उसमें। तो चार्ज क्या काम करते हैं, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाले जो होते हैं आपके पास पेपर जो होते हैं, वो पेपर कहाँ जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं। वो किसके द्वारा हो रहा है, वो चार्ज के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो वही फोर्सेस जो आपके पास चार्ज के द्वारा लगाई जाती है, वही सारी फोर्सेस कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके पास, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे लगती है, छोटे पार्टिकल्स मतलब चार्ज पे लगती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पे लगती है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो आपके पास लगती है, वो लार्ज मास ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। अब लार्ज मास ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लगती है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था, वो न्यूटन बाबा ने लिया गया था। न्यूटन बाबा लेके आए थे ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट। वो क्या लेके आए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो मेरे पास, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर दो मासेस ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करते हैं ये आपका अर्थ है और ये आपके पास क्या है, मून है। अर्थ और मून दोनों ही बहुत बड़े बड़े मासेस ऑब्जेक्ट है। इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, और ये दोनों ही सेंट्रल डिस्टेंस जो होगा इनका, तो आपके पास r होता है, ठीक है। सेंट्रल डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। अब ये क्या काम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना बच्चा पार्टी, वो क्या काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, वो सारी की सारी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो अर्थ करेगा वो ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, किसको, मून को, ठीक है। और ये अर्थ और ये मून किसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस तरफ। मतलब मून अपनी तरफ खींचना चाहता है और अर्थ अपनी तरफ खींचना चाहती है, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो न्यूटन बाबा ने एक फॉर्मूला दिया था इसी को लेके, फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स कौन सी है, यही फोर्स आपकी कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा मासेस ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मतलब अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स होती है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये हमेशा याद रखना। ये कौन सी फोर्स होती है, ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स होती है। तो यहाँ के पास कैपिटल G, ये G के बारे में बात करते हैं, कैपिटल M1 और M2, ये क्या है, मास है। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और ये r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर है दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, अब सपोज करते हैं कि ये दोनों पास पास ऑब्जेक्ट हैं, पास में ही, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी या यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पास पास है तो आसानी से वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर दूर हुए तो क्या वो अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे अट्रैक्ट, वो उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, इस r स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही कम आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास r इंक्रीज हो रहा है तो f आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर r कम है दोनों के बीच का, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या लगेंगी, सबसे ज़्यादा लगेंगी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं G की। G को हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है।
तो जितने भी मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस का 11 है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप 10th क्लास में आओगे, 9th क्लास में आओगे या फिर 11th क्लास में भी आओगे तो भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस वैल्यू याद रखो। यहाँ पर आपके पास ये जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और पूरे संसार में ये याद रखना, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स ऐसी है जो सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है, कमज़ोर फोर्स होती है। वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये हमेशा याद रखो। पूरे यूनिवर्स में सबसे कम सबसे ज़्यादा वीक जो फोर्स होती है वो आपके पास कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है। क्लियर है बच्चा बात? तो ये फोर्सेस आपके पास कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और डिपेंड किसके ऊपर करती है? दोनों मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट में आता है आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर फोर्सेस जितने भी आपके एटम बम होते हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये फोर्स वहाँ पर काम आती है। इसका मतलब क्या है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में लगती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके क्वार्क पार्टिकल्स, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में लगती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, एक वीक फोर्स होती है। जो आपके पास इसमें भी दो रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वो जब बातें पढ़ेंगे उससे जब थोड़ा बड़ी क्लासेस में आ जाओगे। तो अभी बस ये समझ लो कि न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज कहाँ पर यूज़ होती हैं? ये जितने भी एटम बम होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन बम बनते हैं, न्यूक्लियर बम बनते हैं, सब इनमें फोर्स का यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ पर लगती हैं? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पे लगती है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पे लगती है। बात क्लियर है? और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम -15 मीटर होना चाहिए। 10 टू दी पावर -15। इसका मतलब क्या आता है कि 1/10, 1 के आगे 15 जीरो। इसका मतलब ये 10 टू दी पावर -15 का मतलब होता है 1/, इसके आगे 15 जीरो। अगर पॉइंट की बात करता हूँ 0.0000000, मतलब बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया फोर्स के बारे में। आज हमारे पास ये टॉपिक खत्म हुआ है फोर्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसका रिवीजन करिए, बार बार देखिए इस लेक्चर को, दिमाग में फीड करिए इन सब चीज़ों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा।